This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Today we will discuss multiplication theorem on probability. देखो इसके पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दिया था आपको, और साथ में इसके अलावा आपने कोई एक्सरसाइज भी बनाया था क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम शायद मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट रह गया था, है ना? इंडिपेंडेंट इवेंट आज आपको डिस्कशन कर लेते हैं, राइट? चारों लास्ट टाइम आप भी थे ना क्लास में? ओके, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, बात करते हैं। अगर दो इवेंट कभी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते उनकी प्रोबेबिलिटी, तो उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। और यहाँ पे उसके लिए जो फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, जो उसको चेक करने के लिए मैथमेटिकल रूल जो होता है वो होता है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है एफ की, वो एफ की ही प्रोबेबिलिटी की इक्वल होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ जो होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इफ ई इज ऑकर्ड, ऐसा होता था, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। बट यहीं पे क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाता है। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रह नहीं जाती। ये समझ में आ रहा है क्या? तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। डेफिनेशन आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि ई एंड एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये हो रही है। तो जो फर्स्ट वाला रूल लिखा है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए। और ये जो दूसरा है वो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए रूल है। दोनों फर्क क्या है वो समझ में आ रहा होगा, ये इक्वल हो जाता है। ये क्लियर है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट की इक्वल हो जाती है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये रूल सेटिस्फाई नहीं होगा, और इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये रूल सेटिस्फाई होगा। तो कभी आपको ये प्रूव करना हो कि इवेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, तो आपको इस रूल पे जाना पड़ेगा, अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या 1 and 2? ओके गुड। काफी दिनों के बाद हो रही है क्या क्लासेस? एग्जाम्पल नंबर 10 चारुल पढ़ लो। Yes, sir. A die is thrown if E is the event, if E is the event, the number appearing is a multiple of 3, and F be the event, the number appearing is even. Then find whether E and F are independent. ओके अभी ये बताना है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है कि क्या। पहले तो अपन इवेंट के बारे में जान लेते। इवेंट ई क्या है? यहाँ पे इवेंट है नंबर अपीयरिंग इन is a multiple of 3. Random experiment है, we are throwing a die, तो multiple of 3 में तो 3 और 6 ही आएगा। देन F में इवेंट क्या क्या? नंबर अपीयरिंग इज इवन, इवन में आता है 2 4 6 आता है। बोलता है इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, ये बताओ, प्रूव करो बोलता है। ठीक है, फाइंड करो वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये बताना है, चेक करके बताना है। तो चेक करने के लिए तो एक ही फॉर्मूला है कि ई पहले ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालना पड़ेगा, ये मस्ट है। जब कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ रहे हैं तो जान लेना इंटरसेक्शन एफ निकालना ही पड़ेगा। कॉमन चीज 6 आ रही है। प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की, तो ये आ जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो ये हो जाएगा 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो हो जाएगा 3/6। तो हमेशा याद रखना इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी निकालते हैं तो एक तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना मस्ट है, दूसरी जो चीज है वो है कि दोनों इवेंट को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इवेंट ई और एफ का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो रहा है 2/6 3/6। मेरे ख्याल से 1/6 आ रहा है ये भी, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। देख लो आप दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब क्या है? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज ये डिपेंडेंट इवेंट है। पहचान कैसे करना है समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 11 नंबर, हाँ गुड। करण प्रीत 11 एग्जांपल पढ़ लो। Unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first throw and B the event odd number on the second throw. Check the independence of the events A and B. देखो ऐसा है कि ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो बोल रहा है। अभी यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वी आर थ्रोइंग डाइस ट्वाइस, आई मीन 36 आउटकम आएंगे अनबाइज डाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है?
ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो का मतलब क्या है? फर्स्ट थ्रो में क्या क्या आएगा? ऑड नंबर होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो ये पहला सेट हो गया। एंड देन यहाँ पे लेकिन अभी भी ऑप्शन आपके पास टोटल कितने हैं? 6 चॉइसेस हैं। तो हर एक के लिए 6 चॉइसेस हैं। तो 6 इंटू कितने आएंगे बताइए? हर एक पेयर के लिए 14। हाँ सर 6 into 3 होगा। तो 6 + 6 + 6 18 आएगा ना? हाँ वही 6 sir. into 3 18। 6 + 6 + 6 18 आएगा। ऑड नंबर के लिए 18 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा 18/36, हाफ होगा। ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको पता है Yes. आधे नंबर में है ना, हाफ में। देन सेकंड बोलता है आपको, सेकंड वाला इवेंट बोलता है कि सेकंड वाले इवेंट में कह रहा है ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो बोल रहा है। ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो भी वही सिचुएशन होगा, 18 ही आएगा। एलिमेंट अलग अलग आएंगे बट 18 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। तो बताओ कॉमन चीज कितनी आएगी? पहले में इवन, तो अब ये कितने हो जाएंगे? 18 के आधा हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा बता दो? पहले में भी ऑड ऑड, इधर इवन। इवन के लिए आपके पास 2 4 6 है, इधर 3 4 5 है। तो हर एक के पास 3 3 चॉइस है। तो 3 + 3 + 3 9 आएगा ना? नहीं समझ रहे? तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 9/36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 1/4। देख लो मल्टीप्लीकेशन 1/4 आ रहा है। अगर ऐसा होता है मतलब क्या है? तो ये इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी। इंडिपेंडेंट के लिए ही फॉर्मूला काम आता है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी के अगर इक्वल हो जाए तो क्या लग रहा है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये समझ में आ रहा है? ये ठीक वैसा ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये ठीक वैसे ही जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए + प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ये तब क्या हो जाता है? द इवेंट्स में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होता है। तो ये एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है? ये एडिशन वाला लॉ है, इसको एडिशन लॉ बोलते हैं। यहाँ मल्टीप्लीकेशन लॉ लगता है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर स्पेशल केस आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। क्लियर हो रही क्या चीजें? चलिए एग्जांपल नंबर 12 पढ़ो। 4 रूल। 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E, 3 heads or 3 tails. F at सैंपल least स्पेस में 8 एलिमेंट आएंगे। ये समझ में आ रहा है? सैंपल स्पेस में क्या एलिमेंट होंगे वो डिपेंड करता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अभी इवेंट ही क्या बोल रहे हैं? 3 हेड होंगे 3 और हेड्स और 3 टेल्स बोल रहे हैं। 3 तो ये तो 2 ही होंगे। 2/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई समझ में आ गया। एफ बताइए। at least 2 head. कम से कम 2 हेड। तो ये कम से कम 2 हेड का मतलब होता है 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। 2 हेड वाले 4 होते हैं और 3 हेड वाले एक और होता है। तो टोटल मिला के हो गया 5/8। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देन जी में होता है एटमोस्ट 2 हेड्स। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब, तो 2 हेड वाले तो 4 होते ही हैं। एक हेड वाले भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं कि 3 होते हैं? कितने होते हैं? काउंट करो। 3 होते हैं। तो ये हमने गलत गिना था। फिर ये तो 4/8 हो जाएगा ना। देखो एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है, देखो इस तरह के होते हैं, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड। ये तो 3 नहीं, 3 तो ये होते हैं। देन ट्रिपल एच, इसमें एटलीस्ट 2 हो गए। आधे जो होते हैं जिसमें 2 या 2 से ऊपर होते हैं हेड, और आधे होते हैं जिसमें टेल जो है वो 2 या 2 से ऊपर होते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये चीज हमेशा याद रखिएगा। हेड टेल टेल देन टेल टेल टेल। ये 4 और 4 8 कंडीशन है। ऊपर में देखो 2 या 2 से ऊपर हेड है और नीचे वाले में 2 या 2 से ऊपर टेल है। ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो सकते हैं? एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 हेड और एटमोस्ट 2 हेड का मतलब यही हुआ ना, आधे आधे हो जाएंगे। इसमें ये वाला जो केस है नीचे वाला, ये एटमोस्ट 2 हेड है। ठीक है? सर एटमोस्ट में 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एटमोस्ट 1 1 हो हेड है। सकता है, 0 भी हो एटमोस्ट सकता 2 है। हेड में हमेशा 7 होंगे। एटमोस्ट 2 हेड में हमेशा 7 होंगे, क्योंकि एक ही होता है जिसमें तीनों हेड होते हैं। तो 7/8 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? जी की। एटलीस्ट 2 हेड बोल रहा है, कम से कम 2 हेड रहे हैं, तो वो तो 4 ही होगा। क्लियर है क्या? 4/8। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो रहा है 4/8। एंड देन ये क्या बोलता है? ऑफ द पेयर ई। तो ये पेयर वाइज बताना है कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है।
तो पेयर वाइज कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने ई लिखा, दिख रहा है ई, यस ई में क्या था, 3 हेड्स और 3 टेल्स, ये सही लिखा ई। एफ में आपको ये दिख रहा होगा। ऐसे ही जी बनाएंगे और पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे और इंडिपेंडेंट के 3 फॉर्मूले लगाएंगे ई एफ जी के पेयर वाइज। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे yes, आपको sir. दिख रहा होगा कि पहला पेयर के लिए फॉर्मूला सही होता है, बाकी जो दोनों फॉर्म पेयर हैं ई का जी के साथ ई और एफ का, वो सही नहीं हो रहा है। तो ये चीज आप करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट और फिर बताएंगे मुझे। ठीक है, क्लियर है क्या? प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिलेबस में भी लिख दिया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो है वो आएंगे या नहीं आएंगे उसको लेके है कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रूव दैट दिस आर इंडिपेंडेंट देन शो दैट द इवेंट दिस एंड दिस। इसका मतलब ये है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये बताया जा रहा है। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा आपको, आ गया ना? यस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है हमेशा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है? ये दिख रहा होगा, ई का मतलब ये पूरा ई है, ये वाला पूरा ई है। इसमें क्या क्या चीज है? एक तो इंटरसेक्शन है, दूसरा ई नॉट एफ है, दिख रहा है ना, ई नॉट एफ, यस। दो चीजों से मिलकर बना ही है। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, वो उसमें नहीं भी जाएंगे तो ये फॉर्मूला पता है आपको, ई एंड नॉट एफ क्या होता है, क्योंकि आपको इस पे आना ही पड़ेगा। इस पे आना पड़ेगा, अगर ई एंड एफ नॉट बोल रहे हैं तो ई एंड एफ तो निकालना ही पड़ेगा ना। यहीं से शुरुआत करेंगे, यही की पॉइंट, यहीं से शुरुआत किया। अब ये फॉर्मूला भी आपको मालूम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपको दिया हुआ है, बस माइनस किया, आ गया। 1 माइनस पी एफ जो होता है वो क्या होता है, कॉमन लिया, पी दिख रहा है ना, 1 माइनस पी एफ जो होता है पी एफ डैश होता है, प्रूव हो गया। तो 2 मार्क्स में पूछा भी है इसको, लास्ट के ईयर में पूछा भी है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे वो था वैसे ही आपके पास और 2 रिजल्ट मिलते हैं। एनसीईआरटी काफी अच्छा सोर्स होता है कंपटीशन एग्जाम और हायर लेवल क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर ई एंड एफ जो है, ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ई डैश एंड एफ क्या क्या इंडिपेंडेंट हो रहा है, ई एफ डैश हो रहा है, ई डैश एफ हो रहा है, और दोनों के डैश डैश भी हो रहे हैं। तो दिख रहा है सारे पॉसिबिलिटी, चारों पॉसिबिलिटी आ गई, सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ये रट लीजिए, काम आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है क्या? बाकी प्रूविंग आपके सिलेबस से मेरे ख्याल से हटा दिया है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की प्रूविंग जो है वो है या नहीं। एक बार आप चाहें तो देखना चाहें तो शायद होगा भी, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सिलेबस भी देखते हुए चलना चाहिए, ताकि क्योंकि अब चीजें वैसी नहीं रही पहले जैसे कि सब कुछ पढ़ना है, अभी काफी कुछ जो है वो डिलीट हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 13.2 13.1 हमने कर लिया था क्या? यस सर। 13.2 सर आपने भी आप 2 बना, भी बोल दिया था, बस उसमें इंडिपेंडेंट वाले नहीं करना था। इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन बच गए थे आपके, वो भी आज आप बना लीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी में क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो एक बार देख लेते हैं, कभी कभी होता है कि गलती से। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि साफ साफ लिखा है कि मीन एंड वेरिएंस नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। तो ये आपके प्रूविंग आ सकते हैं, सॉरी हमने गलत बता दिया था आपको। ठीक है, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले हैं वो सब आपको करना है। क्लियर है क्या? तो जरूर सिलेबस देख के पढ़ें। तो मीन एंड वेरिएंस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसको हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। अभी लास्ट टॉपिक आपका आज प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा, मे बी कि आज खत्म हो जाए प्रोबेबिलिटी। 13.2 तक हमने कर लिया है। करणप्रीत, आई होप आपने भी बना लिया होगा, चारुल आपने भी। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं निकाला है तो आप टाइम लीजिए और पढ़िए और फिर पूछिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम, ये लास्ट आर्टिकल होता है, इसके बाद के जितने टॉपिक हैं वो डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो बेस थ्योरम में जाने से पहले मैं आपको टोटल थ्योरम जो है प्रोबेबिलिटी का वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम बेस थ्योरम पे भी जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये नोट कर लीजिए, इस पे सवाल आते हैं, इस थ्योरम पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, इसको समझने का तरीका सबसे बढ़िया तरीका है, ये तो प्रूविंग इसका आएगा नहीं, ठीक है, अभी तक से नहीं पूछा है और आपको पढ़ना भी नहीं प्रूविंग इसकी। बाकी एग्जाम्पल वगैरह हमेशा आते हैं, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि टोटलिटी का क्या मतलब है और क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है, और इसका आगे चल के बेस थ्योरम में क्या कनेक्शन है आप समझेंगे।
एग्जाम्पल 15 पढ़िए करणप्रीत। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be strike, 0.8 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. देखो यहाँ पे जब भी ऐसे सवाल को पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जिस पे लिखा होता है, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है, क्या चीज फोकस करना है वो समझना है। अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है कि या तो स्ट्राइक होगा, ठीक है। अब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दिया है, अब आगे घटना भी लिखी नो स्ट्राइक वाली, मतलब दो बातें हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी होगा ना, या तो स्ट्राइक होगा भैया शहर में, या तो स्ट्राइक नहीं होगा। शहर में मतलब मजदूर है, मजदूर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो स्ट्राइक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक को अगर मैं ई बोलूं, ठीक है, तो पहला केस है आपका कि 0.65 है कि स्ट्राइक हो सकता है। देन अगर नहीं हो सकता स्ट्राइक को, तो उसको मैं एफ बोल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? अब अगर स्ट्राइक हुआ तो फिर दो बातें होंगी, तब दो बातें नहीं होंगी, तब वहां पे लिखा है कि काम हो जाएगा। स्ट्राइक हुआ तब भी कंस्ट्रक्शन जॉब है वो कंप्लीट होगा ऑन टाइम, वो भी लिखा हुआ है। दोनों केसेस लिखे हैं ना कि स्ट्राइक होगा तब भी, तो इसको स्ट्राइक वाले को ए ले लेते हैं। तो स्ट्राइक होगा और तो और काम भी खत्म हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस क्या है, उसके चांसेस है 0.32 दिख रहा होगा। और अगर स्ट्राइक नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ तो गलत लिख दिया क्या मैंने? स्ट्राइक नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्राइक नहीं हुआ मतलब स्ट्राइक नहीं हुआ 0.35 और काम खत्म होगा, उसके चांसेस ज्यादा है। ये दिख रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है क्या, बताइए? ये ब्रांच समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इसमें होता क्या है, पूछा क्या है, द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। आगे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीट ऑन टाइम। अब इसका मतलब यह है कि चाहे स्ट्राइक हो नहीं हो, हमको कोई मतलब नहीं, क्या है कि वो टाइम पे काम खत्म होना चाहिए। सिंपल है, दोनों ब्रांच को जोड़ दो। अगर स्ट्राइक होता है तो टोटल सम क्यों आया पता है? पहले तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा, दिख रहा होगा। स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, प्लस दूसरा केस स्ट्राइक नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होने के बाद कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को मिला के ही बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेन चीज क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। क्यों ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? क्योंकि इसी को कंडीशन में रखें, दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपका, स्ट्राइक होगा 0.65, स्ट्राइक होने के बाद भी काम हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.32, स्ट्राइक नहीं होगा 0.35 चांस है, नहीं हुआ तो काम और जल्दी खत्म होगा 0.8। बस यही करना है, आंसर आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ आगे और देखते हैं, फिर आपको और टोटल भी समझ में आएगा। फिलहाल आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, ई और एफ में नोट करिए, बुक में ए बी के हिसाब से दिया है। मैं आपको जो बोला हूँ फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं फॉर्मूला तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ ई इज ऑकर्ड। अभी केस 1 था, अभी ई के बाद एफ आ गया, ऐसे ही और भी हो सकते हैं। तो E1 E2 ले लेता हूं मैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये E1 है, E2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट E2। तो जैसे E1 E2 चल रहा है वैसे E3 तक भी जा सकता है। बाकी ए समझ में आ रहा है क्या? फाइनली ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, E1 और E2 दोनों केसेस हैं, अगर ऐसा हुआ तब क्या, अगर वैसा हुआ तब क्या। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर समझ लो कि आपको ये बताना है कि एक बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम फरवरी में हुआ, मेरी प्रिपरेशन इतनी है कि अगर एग्जाम फरवरी में हुआ तो मैथ्स में मेरे 90% आने के चांस है, और ये हो सकता है, ठीक है। या अगर बोले अगर एग्जाम फरवरी में हुआ
तो 100 में 100 आने की प्रोबेबिलिटी मेरी 90% है, 90% चांस है कि 100 में 100 आ जाए। लेकिन अगर एग्जाम अप्रैल में हुआ, फरवरी के बजाय अगर अप्रैल में हुआ, तो 100 में 100 आने के चांस मेरे 95% है। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है। ठीक है, अब एग्जाम जो है वो फेब में भी हो सकता है और अप्रैल में भी हो सकता है। अब सपोज फरवरी में होने की प्रोबेबिलिटी 80% है कि एग्जाम फरवरी में हो जाए, और अप्रैल में होने के चांस 20% है सपोज। ठीक है, अब अगर एग्जाम फरवरी में होता है तो परसेंटेज मेरे आने के चांसेस 100 में 100 लाने के 90% थे, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया और 5% बढ़ गया, तो मेरे है ना 100 में 100 लाने के कितने परसेंट चांस है दोनों ही सिचुएशन में, यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 90/100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 95/100। तो इस तरह से एलसीएम अगर आप लोगे 720 प्लस 95 का डबल कितना होता है 190 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है आपका 910 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है बताओ? ये डबल जीरो आएगा, यहाँ दोनों कट जाएगा। तो 91% चांस है कि चाहे फरवरी में एग्जाम हो चाहे अप्रैल में एग्जाम हो, 91% चांस है कि मैं 100 में 100 ला सकता हूँ। ये इस तरह का कोई सिचुएशन है। चीजें समझ में आ रही क्या? मैंने अपने मन से एग्जाम्पल बना के दिया। तो इसको टोटल बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक केस में हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर समझ में आ गया तो यहीं से बेस थ्योरम का कंसेप्ट बन जाता है। तो बेस थ्योरम के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको यहीं से टोटल समझाऊंगा। पढ़िए चारों। So 16, हाँ. Bag I contains 3 red and 4 black. So bag one contains 3 red and 4 black balls, where another bag 2 contains 5 red and 6 black ball. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it will be drawn from bag 2. देखो यहाँ पे 2 बैग हैं, ठीक है, और दोनों ही बैग में अलग अलग नमूनों के बॉल रखे हुए हैं। 3 रेड और एक बैग में है 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल, और एक बैग है जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं। तो 2 अलग अलग तरह के 2 अलग अलग सैंपल्स जो है वो आपके रखे हुए हैं दोनों बैग्स में। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अब one of the ball we are drawing from any of the bag, so and it is found to be red. अब मेन चीज है कि रेड जो है चाहे किसी भी बॉल से किसी भी बैग से निकालो, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो हम लोग पहले पता लगाते हैं। चाहे तुम बैग 1 से निकालो चाहे बैग 2 से निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब बैग 1 और बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। ठीक है, अभी बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/7। बैग 2 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/11। तो सिंपल है, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3/7 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 5/11। तो ये रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी अब आगे क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। सिंपल है, बैग 2 से प्रोबेबिलिटी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैग 2 से प्रोबेबिलिटी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहले बैग 2 का परसेंट हाफ प्रोबेबिलिटी बैग 2 में 5/11 डिवाइडेड बाई टोटल जो हमने निकाला। यही है बेस थ्योरम। समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल हमेशा याद रखेंगे, टोटल हमेशा सैंपल स्पेस नीचे में आ जाएगा, जिसका पूछा है बैग 1 या बैग 2 का वो ऊपर आ जाएगा। 2-3 केसेस बन सकते हैं, जो भी केस बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी और टोटल की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ही होता है प्रोबेबिलिटी में, हमेशा याद होगा आपको। इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि हमको अभी तक ये पता था कि ए इफ E2 क्या है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है कि रेड निकला है, बताओ बैग 2 से निकला है, तो ये रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। चीजें समझ में आ रही है क्या? इसीलिए बेस थ्योरम आया, अदरवाइज इसको तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो रही है, इसका एरो सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे पीछे हट रहा है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? और एग्जांपल के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 17, करणप्रीत पढ़ो। सर एग्जांपल 17 दिख नहीं रहा था। हाँ, given 3 identical boxes 1, 2 and 3 each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold coin, in box 2 both are silver coins,
and in box 3 there is one gold coin and one silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also gold? देखो ये पता चल गया है, पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम टेक्स आउट अ कॉइन, कॉइन इज गोल्ड, जो पता चल जाता है उसी को निकालना है अभी। कॉइन इज गोल्ड पता चल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड को मैं ए बोलूंगा हमेशा जिसका, ठीक है। तो E1 E2 E3 देन ए इस तरह का होगा। अब ये तीन आपके पास क्या है, बॉक्सेस हैं, तो तीनों बॉक्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, ये समझ में आया। अभी बताओ पहले वाले बॉक्स में कितने हैं कॉइन, 2 कॉइन है सब में, गोल्ड पहले वाले बॉक्स में क्या क्या है, दोनों गोल्ड हैं। अब बताओ यहाँ से गोल्ड निकलने की चांस तो क्या होगा, निकलना ही है। सेकंड वाले से गोल्ड निकलने के चांस 50%, समझ में आ रहा है। थर्ड वाले बॉक्स है, यहाँ से 0 हो जाएगा। सेकंड बॉक्स में देखो दोनों सिल्वर कॉइन है, दिख रहे हैं। थर्ड बॉक्स में एक सिल्वर एक गोल्ड है, तो ये 50% हो जाएगा। तो गोल्ड किसी भी बॉक्स से निकले उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ प्लस 0। भाई दूसरे वाले बॉक्स से तो गोल्ड निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें दोनों सिल्वर है। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा, कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी। चाहे किसी बॉक्स से निकालो, टोटल सब मिला के कहीं से भी निकाल लो आप, गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये समझ में आ रहा है क्या। अभी रिवर्स प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। अब अदर कॉइन इज ऑल्सो गोल्ड मतलब यहाँ तो दोनों गोल्ड है, यहाँ दो एक भी गोल्ड नहीं है, तो अदर कॉइन मतलब एक सिल्वर एक गोल्ड है। तो उसमें पूछा जा रहा है थर्ड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो थर्ड बॉक्स से निकला होगा। तो बताओ थर्ड बॉक्स में क्या हो जाएगा, 1/4 है ना, 1/4 अपॉन 3/4, आंसर क्या आएगा, 1/3। चारुल समझ में आ रहा है। कैसे लिखना है, आपके एग्जाम्पल में आंसर पूरा लिखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड। सारी चीजें सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझेंगे। और मैंने गलती से आपको हाफ बता दिया, वो सब 1/3 होगा, क्योंकि 3 बॉक्स हैं, तो हाफ कैसे होगी, प्रोबेबिलिटी सबकी क्या हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। समझ में आ रहा है क्या। अगर 4 बॉक्स होते तो 1/4 1/4 1/4 होता, इस तरह का होता। क्लियर है क्या, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड थ्योरम और टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सारी चीजें समझ में आई क्या। लास्ट आर्टिकल था ये। ऐसे ही बाकी के एग्जांपल्स हैं, आपको ट्राई करना होगा। बुक में एग्जांपल में काफी अच्छे से सॉल्व है और लिखा भी काफी अच्छे से है, समझ में आ रहा है। तो आप उसको समझ सकते हैं, बना करके मेरे साथ डिस्कशन करिए, आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ आप ये भी चालू कर सकते हो अपना क्या बोलते हैं, MTG क्वेश्चन, MTG एक्सरसाइज लगाइए, पूरा बनाइए, काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। साथ में मिसलेनियस भी बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी डाउट है हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। बाकी इसके आगे का नहीं पढ़ना है, 13.3 के आगे का नहीं पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको सिलेबस दिखा भी देता हूँ। आपने देखा कि मीन वैल्यू थ्योरम में सब नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मीन वेरिएंस, ये सारी चीजें नहीं आएगी। बाकी एक चीज मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं आएगा लिखा है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा ये लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज जो है वो पूछा जा सकता है, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो सकता है कि ये आए एग्जाम में, ठीक है। ये क्योंकि डिलीट नहीं किया है, इसकी आगे की चीज डिलीट हुई है, तो इसके आगे क्या मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पढ़ेंगे कल इसको, ठीक है। देखो रैंडम वेरिएबल है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और सिर्फ पहले वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल यही पढ़ेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस से क्या हटाया है, आपके सिलेबस से हटाया है मीन एंड वेरिएंस हटाया है, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटाया है। मगर ये है डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आ रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, इसमें जो मीन और वेरिएंस है ये नहीं पढ़ना है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ना है। एक लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का हम लोग कल करेंगे, है ना, ताकि आपको पूरा टाइम मिले प्रैक्टिस। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल का टॉपिक है, याद करिएगा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट वी विल नॉट डिस्कस मीन एंड वेरिएंस। तो यहाँ से ये कट हो गया सिलेबस आपका, ये वाली चीज नहीं आ रही, ठीक है। तो 13.4 तक पूरा आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। क्लियर है क्या। यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू चारुल। क्लास ऑफ करें।
कोई डाउट है Yes, तो sir. पूछ लीजिए। No, sir. अभी तो कल सब ठीक पूछिएगा है। डाउट, कल डाउट हाँ, क्लास कल लेंगे आएगा। और डाउट के बाद फिर ये डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाय, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir.